जी स्टूडेंट्स, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल टू गो टू द फिजिकल साइट एंड परफॉर्म सम कॉन्फ़िगरेशन टास्क्स। तो आमतौर पे इस तरह से किया जाता है कि जितने भी डिफरेंट किस्म के सर्वर्स होते हैं उन पे उनको हम रिमोटली एक्सेस करते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बुनियादों पे एक इसका ड्राइवर ये भी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जो हैं फिज़िकल सर्वर्स जो है वो क्वाइट अ लॉट हो सकते हैं, तो या फिर फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकते हैं, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल। सो द बेटर सोल्यूशन इज़ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन इज़ द रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके ज़रिए से हम नेटवर्क के ज़रिए से जो ना वो सर्वर्स या डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस को को एक्सेस कर लेते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन के टास्क जो है परफॉर्म कर लेते हैं। तो आज हम डिफरेंट किस्म के रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के जो नंबर टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन SSH। बुनियादी पे ओपन SSH जो है ना वो बुनियादी पे एक पावरफुल टूल है रिमोट कंट्रोल के लिए और फाइल ट्रांसफ़र के लिए। हम यानी कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उनके दरमियान डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। आमतौर पर इस तरह से होता है कि जो रिमोट डिवाइस होता है और जहाँ से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने काम करना होता है, उसके दरमियान एक SSH टनल जो है ना वो इस्टेब्लिश की जाती है और सारी की सारी कम्युनिकेशंस फिर उसी टनल के ऊपर कम्युनिकेट होती हैं। Open SSH is freely available version of the secure shell protocol family of tools for remotely controlling or transferring files between the computers. Traditional tools used to accomplish these functions such as the telnet or RCP are insecure and transmit the user's password in clear text when used. यानी कि बुनियादी तौर पे जो हमारे पास telnet या RCP या इसके अलावा दूसरे लेगेसी ट्रेडिशनल टूल्स जो अवेलेबल हैं रिमोट एक्सेस के लिए या रिमोट कंट्रोल के लिए, वो आमतौर पे इनसिक्योर होते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ओपन SSH इसके बरअक्स प्रोवाइड्स सर्वर डायमंड एंड क्लाइंट टूल्स टू फैसिलिटेट सिक्योर एन्क्रिप्टेड रिमोट कंट्रोल एंड फाइल ट्रांसफर ऑपरेशंस एंड इफेक्टिवली इट रिप्लेसेस द लेगेसी टूल्स। अब ये है कि ओपन SSH सर्वर कंपोनेंट में इस तरह से होता है कि SSH जो डायमंड होता है वो कंटिन्यूसली लर्न फॉर द क्लाइंट कनेक्शंस फ्रॉम एनी अदर क्लाइंट टूल्स, यानी कि जितने भी किस्म अब ये है कि क्लाइंट टूल्स भी जो है वो डिफरेंट वैरायटी के हो सकते हैं। तो जो डायमंड होता है SSH का वो कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर जो है ना वो लिसन करता है कि कोई क्लाइंट जो है ना वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट जो है ना वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। When a connection request occurs, SSD sets up the correct connection between them depending on the type of the client and tool connecting. यानी कि टूल की जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो डायमंड होता है SSH का वो कनेक्शन को लिसन करता है और उनकी कैपेबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है और उसके बाद फिर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसीजर जो ना वो स्टार्ट होता है। इफ द रिमोट कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द SSH client application, the Open SSH sets up a remote control session after authentication. And if remote user connects to an open SSH server with SCP, the Open SSH server daemon initiates a secure copy of file transfer between the server and client after authentication. यानी कि दोनों में देखें कि चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र है या फिर वो सिंपल कनेक्शन है फॉर कॉन्फ़िगरेशन टास्क CLI की एक्सेस के लिए, दोनों सूरतों में वो पहले यूज़र्स को या यूज़र और क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करता है और उसके बाद फिर सेशन इस्टेब्लिश करता है। ओपन SSH कैन यूज़ मैनी ऑथेंटिकेशन मेथड्स सच एज द प्लेन पासवर्ड, पब्लिक की एंड कैरपेरोस टिकट्स वगैरह जो ना इनको यूज़ कर सकता है। अब ये कि हम ओपन SSH को इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। द इंस्टॉलेशन ऑफ द ओपन SSH क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन इज़ क्वाइट सिंपल। सबसे इसके लिए हमारे पास क्लाइंट के जो मशीन्स हैं उनके ऊपर SSH क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास apt इंस्टॉल ओपन SSH की जो ना वो यूटिल कमांड अवेलेबल है, जिसके ज़रिए से जो ओपन SSH क्लाइंट जो ना वो इंस्टॉल हो जाता है।
फिर अगर हम किसी सर्वर के ऊपर जो ना वो ओपन एसएसएच सर्वर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं और उसके रिलेटेड सपोर्ट फाइल्स को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो इसके लिए पैकेज है वो ओपन एसएसएच डैश सर्वर है, जिसको हम APT के ज़रिए से इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरिंग दी ओपन एसएसएच में डिफरेंट किस्म के जो ना वो टास्क होते हैं, जिनमें हमें सबसे पहले द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ द ओपन एसएसएच सर्वर एप्लीकेशन को एडिट करना पड़ता है, को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जिसके लिए हमें SSHD की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करनी पड़ती है। तो ये जो SSHD की कॉन्फ़िगरेशन है वो आमतौर पे /etc/ssh/sshd_config में अवेलेबल होती है। यानी कि जो SSH डायमंड की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो जो एक फ़ाइल है एट द पाथ ऑफ /etc/ssh/sshd_config पे सेव होती है। अगर हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन जो ना वो डिटरमाइन करनी हो SSHD की कॉन्फ़िगरेशन के मतलब कि इस टाइमर में कौन सी फर्दर कमांड्स और कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मैन की कमांड यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इसकी फर्दर डिटेल्स जो ना रिट्रीव कर सकते हैं। अब फिर ये है कि बेसिकली अगर हम SSHD के जो डायरेक्टिव्स हैं, इस डायमंड के डायरेक्टिव्स हैं, उनको देखना चाहें तो उसमें कम्युनिकेशन सेटिंग्स और ऑथेंटिकेशन मोड्स वगैरह और इस तरह की दूसरी जो ना वो कीवर्ड्स की कॉन्फ़िगरेशंस जो ना वो अवेलेबल होती हैं। तो हम एक एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन पे ज़रा को देख लेते हैं जो कि गिवन पाथ के ऊपर अवेलेबल होती हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहें, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि हम इसकी एक कॉपी कर लें ताकि वो एज ए बैकअप के तौर पे हमारे पास जो ना वो महफूज रहे। तो इसको कॉपी करने के लिए ये है कि हम CP की कमांड जो ना वो यूज़ कर सकते हैं और फिर उसकी जो परमिशंस हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि हमारे पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो ना वो सेफ रहे। फिर दूसरे स्टेप पे ये है कि टू सेटअप द ओपन SSH to listen on TCP port 2222 instead of the default TCP port 22, we can change the port as it is required. For example, अगर हम 2222 पोर्ट सेट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ 22 के ऊपर, जो कि मे बी ब्लॉक्ड समवेयर इन दी फायरवॉल, तो अगर या हम इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हम पोर्ट के कीवर्ड से इसको चेंज कर सकते हैं। ये पोर्ट की जो कमांड है कॉन्फ़िगरेशन है वो डायमंड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अवेलेबल होती है। फिर ये है कि टू हैव द SSHD अलो पब्लिक की बेस्ड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, हम पब्लिक की ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर सकते हैं बाय अपेंडिंग जस्ट येस आफ्टर द पब्लिक की ऑथेंटिकेशन कीवर्ड। फिर ये है कि अगर हम टू मेक ओपन SSH सर्वर डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द /etc/issue.net file as a pre-login banner, simply we can amend the file as a banner/etc/issue.net। इससे ये होगा कि हमें अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो वो इश्यूज़ जो ना वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर नंबर 5 पे ये है कि हम आफ्टर मेकिंग दी चेंजेस टू दी डायमंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, हम सिस्टम कंट्रोल एबिलिटी के साथ सर्विस को रीस्टार्ट कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपली टाइपिंग दी sudo system control restart SSHD.service कमांड के साथ। तो इस तरह से जो ये डिफरेंट किस्म के डायरेक्टिव्स से, इसके अलावा और भी बहुत से जो ना वो डायरेक्टिव्स हैं जो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अवेलेबल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम रूट की रूट के लॉगिन को परमिट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, और
जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसका लॉगिन का पाथ क्या होना चाहिए, उसको पहले कहाँ पे जो है ना वो पहुँचना चाहिए। तो इस तरह की और भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको आप मैन में व्यू कर सकते हैं। फिर इसके बाद SSH की अलो ऑथेंटिकेशन बिटवीन टू होस्ट्स विदाउट द नीड ऑफ अ पासवर्ड। इस पर्पज़ के लिए SSH की ऑथेंटिकेशन यूजेस टू कीज़, ए प्राइवेट की एंड ए पब्लिक की। जैसा कि हम आमतौर पे PKI सेटअप में प्राइवेट की और पब्लिक की का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये प्राइवेट की और पब्लिक कीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक की को जनरेट करने के लिए जो ना वो हम जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर SSH डैश की जन डैश टी और RSA के साथ जो ना वो की जनरेशन का प्रोसेस जो ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। और दिस विल जनरेट द कीज़ यूजिंग RSA एल्गोरिथम। ड्यूरिंग द प्रोसेस यू विल बी prompted for a password. Simply hit enter when prompted to create the key. फिर यह है कि by default the public key is saved in the path in the home directory, यानी कि जो यूज़र की होम डायरेक्टरी है उसमें एक .ssh जो कि हिडन फाइल है, उसमें id @_rsa.pub के नाम से एक फ़ाइल होती है जिसमें डिफ़ॉल्ट की जो ना वो स्टोर होती है। और वाइल जो होम डायरेक्टरी होम पाथ में .ssh/id RSA इज़ दी प्राइवेट की, यानी कि ये दोनों कीज़ जो ना वो होम की जो यूज़र के होम डायरेक्टरी है उसमें हिडन SSH डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती हैं। Now copy the id RSA pub file to remote host and append it to the authorized keys by entering the following command. इसमें कमांड ये है कि SSH-copy-id username at remote host। तो इस तरह से हम उसको जो ना वो रिमोट होस्ट में जो उसकी की को जो ना हम कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कि की जनरेशन में कि फाइनली डबल चेक द परमिशंस ऑन द ऑथराइज्ड की फाइल। Only the authenticated user should have read and write permissions. If the permissions are not correct, we can change them by chmod command as shown in the screen. By the time when you create the keys, you should now be able to establish a SSH connection to the host without being prompted for a password. यानी कि जब हम लॉगिन करेंगे तो it will not ask for the password because we have already pre-authorized keys available. फिर हम एक और OpenSSH के अलावा एक और सोल्यूशन जो ना वो पैकेज अवेलेबल है वो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो Puppet है। Puppet is a cross-platform framework enabling system administrators to perform common tasks using a code, यानी कि एक ऑटोमेटेड वे से जो ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क जो ना परफॉर्म करने के लिए हम Puppet को यूज़ कर सकते हैं। The code can do a variety of tasks from installing new software to check file permissions or updating the user accounts. Puppet is a great not only during the initial installation of the system but also throughout the system's entire life cycle. In most circumstances, Puppet will be used in client-server configurations. Puppet uses a client-server approach and consists of the following systems. सबसे पहले इसमें Puppet Master is a server with the Puppet Master daemon that manages crucial system information for all nodes using the manifests. And Puppet agents are nodes with Puppet installed on them with the Puppet agent daemon running, यानी कि एक तो मास्टर नोड होती है जो कि सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होती है और दूसरी Puppet एजेंट्स होते हैं जो कि एज ए क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये है कि Puppet utilizes a client server architecture consisting of Puppet master and Puppet agents. As we have discussed it before, Puppet agents uses a pull mode to pull the master and retrieve node specific and site specific configuration information. The topology goes through 3 different steps, जिसमें जो इसमें जो configurations होती हैं, यानी कि जो प्रोसेस होता है उसमें आमतौर पे 3 स्टेप्स का प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। First one पे a node running a Puppet agent daemon gathers all the information which is known as facts about itself and the agent sends these facts to the Puppet master. ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है।
Step number 2 में Puppet Master uses the data to create catalog on how the node should be configured and send it back to the Puppet agent. Number 3 में ये है कि Puppet agent configures itself based on the catalog and reports back to the Puppet Master. तो ये हमारा जो ना वो 3 स्टेप्स का प्रोसेस होता है जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो ना वो एजेंट और मास्टर के दरमियान कम्युनिकेट होता है। तो ये कि हम पपेट को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा जो ना वो डिफरेंट प्रोसीजर है। Prior to configuring Puppet, it may be required to add a DNS CNAME, the common name required. For example, puppet.example.com, where example.com is the domain name of our interest. By default, the Puppet client checks the DNS for puppet.example.com as a Puppet server name or a Puppet server. If you do not wish to use the DNS, you can add entries to the server and client host files. For example, in the Puppet server's host files, the configuration may look like as shown on the screen. For example, 127.0.0.1. We can refer it to the local domain और उसका जो host name है local host और Puppet उसका keyword title होता है। इसी तरह से on each Puppet client we can add the similar entry into the host file configuration. इसके बाद हम Puppet को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए एक सिंपल कमांड है कि हम apt install Puppet master को यूज़ कर सकते हैं सर्वर के लिए और simply Puppet apt Puppet install Puppet on the client machines, which is the basically slave machines. फिर यह है कि हमें एक जो ना वो एक Apache 2 क्लास का एक जो ना वो पाथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि मेक डायरेक्टरी डैश पीस स्विच के साथ कि अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो वो उसको क्रिएट नहीं करेगा, एरर नहीं देगा, अदरवाइज उसको क्रिएट कर देगा। इसका पाथ ये होता है कि .etc/puppet/modules/apache2 and manifest जो ना वो उसकी फाइल होती है। तो इस तरह से now the set up some resources for Apache2 or then we create a file with the name of init.ppp and under the manifest directory which contains the information about the Apache package. For example, इसमें हम ये कह सकते हैं कि Apache2 की सर्वर की इंस्टॉलेशन जो ना it must be installed, the Puppet must check it और फिर उसके बाद जो है ना वो हम इस सर्वर की डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योर एनेबल एंड रिक्वायर पैकेज Apache2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एज शोन ऑन द स्क्रीन इट शुड बी एक्जैक्टली लाइक दैट वन, या अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट ए another file under the manifest directory with the name of site.ppp और इसके अंदर हमारे Apache2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम सिंपली उसमें ऐड कर देते हैं with the command as shown on the screen. The final step for this simple Puppet server is to restart the daemon, यानी कि इन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करने के बाद या रिफाइन करने के बाद हमें इसको सिस्टम कंट्रोल कमांड के साथ जो ना Puppet की सर्वर को हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। By this time the Puppet server is configured and it is time to configure the client. तो इसके लिए जो ना हमारे पास ये हो गया तो first configure the Puppet agent to start the daemon और इसके लिए हमें Puppet की जो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आमतौर पे .etc/default/puppet के ऊपर अवेलेबल होती है, तो उसमें अगर हम स्टार्ट को यस कर देंगे तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है daemon की जो Puppet daemon की वो स्टार्ट हो जाएगी। देन स्टार्ट द सर्विस, यानी कि सिस्टम कंट्रोल स्टार्ट puppet.service को यूज़ करते हुए हम सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो अगर हम क्लाइंट व्यू द क्लाइंट सर्च फिंगरप्रिंट, इसके लिए हमारे पास जो ना वो sudo puppet agent
डबल डैश फिंगरप्रिंट की कमांड है जिसके ज़रिए से हम क्लाइंट का सर्टिफिकेट को व्यू कर सकते हैं। बैक ऑन दी पपेट सर्वर व्यू पेंडिंग सर्टिफिकेट्स यूजिंग सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो ना वो कमांड होती है sudo puppet cert लिस्ट, यानी कि सर्ट जो ना वो बेसिकली सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन व्यू दी पेंडिंग सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम दी डिफरेंट क्लाइंट्स। On the Puppet server, we can also verify the fingerprint of the client and signing Puppet certificate with the command, for example, sudo ppt cert sign and pptclient.example.com, which is the domain name of our Puppet client. On the Puppet client, run the Puppet agent manually in the foreground. This step isn't strictly speaking necessarily, but it is a simple way to test and debug the Puppet service. Then finally, we can check the logs in the var/log/syslog, which contains all the information or the errors or information being communicated between the Puppet client and Puppet server. फिर इसके बाद एक और यूटिलिटी है, तो पैकेज है जिसको which is known as Zentile. Zentile is a Linux small business server that can be configured as a gateway, infrastructure manager, unified threat manager, office server, or a unified communication server, or a combination of them. यानी कि it can use as an infrastructure manager, as a gateway, या फिर डिफरेंट कन्फिगरेशंस इसकी अवेलेबल पॉसिबल हो सकती हैं। तो Zentile जो है ना वो बेसिकली एक तो इंटीग्रेटेड जो ना वो प्लेटफॉर्म है डिफरेंट किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन टास्क्स के लिए और उनको ऑटोमेट करने के लिए, और इट कैन सेव टाइम एंड हेल्प्स टू अवॉइड एरर्स इन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Furthermore, it is a open source package and is licensed under the GNU General Public License. Runs on the top of the Ubuntu GNU Linux. फिर इसकी configuration is always stored as a key value Redis database, but users, groups and domains related configuration is on OpenLDAP. When you configure any of the available parameters through web interface, final configuration file are overwritten using the configuration templates provided by the modules. The advantage of using Zentile is unified in that the advantages are that it is a unified and GUI based solution to configure all network services and high out of the box integration between them. इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास है कि हमें सबसे पहले क्रिएट ए न्यू यूज़र टू एक्सेस द Zentile वेब इंटरफेस बाय रनिंग द कमांड sudo add user name sudo, और देन वी ऐड द Zentile रिपोजिटरी टू द रिपोजिटरी लिस्ट. ये आप इसकी रिपोजिटरी को अपडेट भी कर सकते हैं आप इसकी Zentile की जो ना वो वेबसाइट से देखकर. तो इस रिपोजिटरी को ऐड करने के बाद जो ना वो हम इसकी पब्लिक कीज़ को जो ना इंपोर्ट करते हैं, जिसके लिए जो कमांड जो ना वो यहाँ पे APT की जो है ना वो उसकी कमांड को यूज़ करते हुए हम ये जो ना वो पब्लिक कीज़ जो ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम रिपोजिटरीज़ की लिस्ट को जो ना वो अपडेट कर लेते हैं और सिंपली Zentile को हम इंस्टॉल कर सकते हैं APT इंस्टॉलर के साथ. ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन यू विल बी आस्क्ड टू सेट a root MySQL password and confirm port 443 because Zentile uses the MySQL as a database, और उसके लिए आपको it will automatically install the MySQL, और उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो ना वो प्रोवाइड करनी होगी जिसमें MySQL का पासवर्ड और उसकी एक्सेस की पोर्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है. Any system account belonging to the sudo group is allowed to log into the Zentile web interface. The user created while installing Ubuntu server will belong to the sudo group by default. To access the Zentile web interface, point a browser to HTTPS, the localhost, or to the IP address of the remote server. As the Zentile creates its own self-signed SSL certificate,
you will have to accept the security exception on your browser, or you can use the a valid SSL certificate which can be purchased from the certification authorities. Then we can log in into the Zentile portal with the username and password that exist on our server. Once logged in, you will see an overview of the Zentile server. Individual modules such as the antivirus or firewall can also be installed by simply clicking them and then clicking install. Selecting server roles like gateway or infrastructure can be used to install multiple nodes at the one time. So that's the this is what the different advantages that Zentile can provide if you use it for the remote administration, that it has a multiple modes and it can act as a gateway or infrastructure and can have different possibilities.